नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है उनके 20 पॉइंट पीस प्लान का, जिसके अंडर बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक बॉडी, एपेक्स बॉडी बनाई गई है, जिसके अंडर सारे वर्ल्ड लीडर्स को इनविटेशन भेजा गया है, मेजर वर्ल्ड लीडर्स को अप्रोक्सीमेटली 60 कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें इंडिया को भी इनविटेशन आया मोदी जी को कि उस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनने के लिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और गाज़ा को लेकर या अदर जो कॉन्फ्लिक्ट चली हुई है यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, उन कॉन्फ्लिक्टों के ऊपर इस बोर्ड ऑफ पीस का क्या असर पड़ने वाला है। और स्पेसिफिकली यूएन जो मल्टीलेटरल फोरम है एक पूरी दुनिया की, जहाँ पर दुनिया के सारे मेजर इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और उनको रिजोल्व करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये फोरम बनाई गई थी। तो इसकी रेलेवेंस क्या रहेगी बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद, क्योंकि ट्रम्प साहब एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहते हैं जिससे यूएन की रेलेवेंस कम हो जाए। तो हम इस वीडियो में आपको आज ये एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इंडिया को ये बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली एक इंटरनेशनल पीस बिल्डिंग मैकेनिज्म बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यूएन का बेसिकली काम होता है ग्लोबल लेवल पे पीस को मेंटेन करना और जो भी ग्लोबल इश्यूज है। अब यूएन को इसलिए बनाया गया था कि जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज का हो या फिर और कोई मेजर कंट्री में, दो कंट्रियों के बीच में वॉर चली हुई हो, तब यूएन का काम होता है कि वहाँ पर सीज फायर को एनफोर्स कराए और बाद में पीस बिल्डिंग मेजर्स को डेवलप करे। तो सेम ये बोर्ड ऑफ पीस भी एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई है, मल्टीलेटरल फोरम है ये, जिसके अंडर पीस बिल्डिंग का काम किया जाएगा। और इसके चेयरमैन होंगे ट्रम्प, खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प होंगे इसके चेयरमैन, और उसके अदर मेंबर्स वही होंगे जिनको चेयरमैन इनवाइट करेगा। इसी इनविटेशन के अंडर उन्होंने 60 कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा है, जिसमें इंडिया भी है, जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है, टर्की भी है, कतार भी है, सऊदीज़ भी हैं। ये तो मेजर प्लेयर है। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इन कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा गया है। चाइना को इनविटेशन भेजा गया है, मॉस्को में पुतिन साहब को इनविटेशन भेजा गया है। तो ये इन कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा गया है। अब इसके अंदर ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, इसके लिए लास्ट ईयर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 20 पॉइंट पीस प्लान रिलीज किया था सितंबर में, जिसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। तो 20 पॉइंट पीस प्लान गाजा को लेकर था कि गाजा में पिछले 2 साल से जो वॉर चली हुई है, 7 अक्टूबर के बाद जो स्टार्ट हुई थी, उस वॉर में बहुत सारे सिविलियंस मारे गए और उससे बहुत ज़्यादा गाजा की टेरिटरी में बहुत ज़्यादा ह्यूमन और इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ। तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन गई, क्योंकि वॉर इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी जिसमें बहुत सारे सिविलियन मारे गए, बहुत सारे लोग तो मेल न्यूट्रिशन से ही मर गए, इतनी डेडली और इतनी ब्रूटल वॉर थी। तो इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में इजराइल के अगेंस्ट एक कंसेंसस बिल्ड होने लग गया कि ठीक है, आप जो कर रहे हो वो अपने पीस के लिए कर रहे हो और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मेजर्स ले रहे हो, लेकिन वो इतने एक्सट्रीम मेजर्स ले लिए नेतन्याहू ने कि उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वॉर के अगेंस्ट होगी जो इजराइल गाजा में कर रहा था। तो इस वॉर के बाद अब ट्रम्प जब आया एडमिनिस्ट्रेशन पावर में, तब उन्होंने सितंबर में एक प्लान रिलीज किया जिसको 20 पॉइंट पीस प्लान बोलते हैं, जिस प्लान के अंडर पहला जो फेज था वो कंप्लीट हो गया है। अब पहले फेज में 3 चीज़ें मेन थी। एक तो जो प्रिजनर्स थे या जो होस्टेजेस थे, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था हमास ने इजरायली टेरिटरी के अंदर, उसमें बहुत सारे लोगों को होस्टेज बना लिया था और बहुत सारे पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट इजरायली जेल में भी हैं। तो उनको रिलीज करना, उन प्रिजनर, उन होस्टेजों को, इस डील जो 20 पॉइंट पीस प्लान था उसका फेज़ 1 में ये मेन चीज़ थी। दूसरा सीज फायर कराना, क्योंकि जब तक वॉर चलती रहेगी तब तक आप पीस की और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले सीज फायर डिक्लेयर कराना ताकि वॉर रुक सके, क्योंकि जो मेन प्लान था, जो मेन पर्पस था कि गाजा में हमास को टारगेट करना, वो तो काफ़ी टाइम पहले ही पूरा हो गया था इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, क्योंकि नेतन्याहू के अगेंस्ट करप्शन ट्रायल चली हुई है इजराइल में, और नेतन्याहू को ये लगता है कि गाजा वॉर को वो जितना लंबा चलाएंगे उतना उनका सर्वाइवल ईजी रहेगा इजरायली पॉलिटिक्स के अंदर, जिसके कारण बहुत सारे सिविलियंस मारे गए गाजा के अंदर और बहुत सारे इजरायली ट्रूप्स को भी सफ़र करना पड़ा। तो ये वॉर रुकवाना बहुत ज़रूरी था जो गाजा में चली हुई थी, इसलिए सीज फायर के लिए एग्री कराया गया, प्रेशर बिल्ड किया गया नेतन्याहू के ऊपर, और नेतन्याहू ने एग्री भी किया। लेकिन वो सीज फायर पूरा कंप्लीट सीज फायर नहीं है। उसके बाद भी अभी कभी कभी इसराइल अटैक करता रहता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं हमास के, या फिर गाजा में सिविलियंस मारे जाते हैं। तो पूरा सीज फायर तो एनफोर्स नहीं करा पाए, लेकिन दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया कि सीज फायर करेंगे, हमास ने और इजरायली गवर्नमेंट ने। और दूसरा ये है कि जो होस्टेज और प्रिजनर्स को उनको एक्सचेंज करेंगे या रिलीज कर देंगे। तो ये पहला फेज था, लेकिन जो फेज 2 था वो ज़्यादा मेन है, जो अब स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंडर ये बोर्ड ऑफ पीस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है।
तो सेकंड फेज को लेजिटिमेसी देने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लास्ट ईयर एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसको रेजोल्यूशन 2803 बोलते हैं। तो इस रेजोल्यूशन के अंडर ये था कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जो गाजा में रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की बात करेगा और वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजेगा जिसके अंडर गाजा में शांति क्रिएट की जा सके। तो इसके लिए जो फेज़ 2 अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया है, जो फेज़ 1 सक्सेसफुल रहा है, लगभग फेज़ 1 काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है क्योंकि मोस्टली प्रिजनर्स या जो होस्टेजेस थे उनको रिलीज कर दिया गया है। और दूसरा सीज फायर भी अभी तक होल्ड कर रहा है ग्राउंड पे। थोड़ा बहुत बीच में सीज फायर टूटता रहता है दोनों साइड से, लेकिन जनरली ये होल्ड कर रहा है अभी ग्राउंड के ऊपर। तो फेज़ 2 के अंडर अब क्या होगा, फेज़ 2 के अंदर 3 मेन चीज़ें होंगी। पहला तो ये है कि गाजा के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि गाजा में बहुत ज़्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने। तो वहाँ पर पूरा पूरा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी है जो गाजा की है। डेवस्टेशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं है मेजर सिटीज़ के अंदर, जो भी गाजा की मेजर सिटीज़ हैं, चाहे वो गाजा की खुद गाजा सिटी हो या रफा हो। तो मेजर सिटीज़ में सारे जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने। तो एक तो रिकंस्ट्रक्शन एक मेजर पर्पज़ है इस फेज़ 2 का। दूसरा है डिसआर्मामेंट, कि हमास को डिसआर्म करना है। हमास के पास जब तक वेपन रहेंगे तो इजरायलियों का ये प्रिटेक्स है या इजरायलियों की ये रीजनिंग है कि वो हमेशा ही प्लानिंग करते रहेंगे इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए, तो उनका डिसआर्मामेंट जरूरी है। और तीसरा एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को भेजना है वहाँ पर। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक तरह की पीस कीपिंग फोर्स होगी, जिसका मेन पर्पस होगा इसराइल में जाकर दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व कराना और जो सीज फायर हो रखा है ग्राउंड पे उसको होल्ड रखना। क्योंकि अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेज नहीं होंगी, पीस कीपिंग फोर्सेज नहीं होंगी, तो दोनों पार्टीज में लड़ाई फिर से होने के चांसेस बने रहेंगे। तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेज में बहुत सारी कंट्रीज अपने ट्रूप्स को देंगे, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान का नाम चला हुआ है कि उनसे वहाँ से ट्रूप्स जाएंगे। अब इंडिया अपने पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजेगी नहीं भेजने की, वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है पीस कीपिंग ट्रूप्स का पास्ट में। तो ये 3 मेन पर्पज हैं इस फेज़ 2 के। इसके लिए ही जो फेज़ 2 के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस नाम की बॉडी बनाई गई है जो एपेक्स बॉडी होगी। अब इस बोर्ड ऑफ पीस का जो अभी चार्टर रिलीज किया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंडर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प लाइफ टाइम के लिए इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन रहेंगे और इसका पर्पज होगा पीस बिल्डिंग ग्लोबल लेवल पे, ना सिर्फ गाजा पे। जो लैंग्वेज है चार्टर की, जो प्रेम्बल है, वो ये बोलता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो दुनिया में, स्टार्ट वो गाजा से होगी ऑब्वियसली, लेकिन बाद में जैसे यूक्रेन रशिया वॉर चली उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर फ्यूचर में कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो जैसे वेनेजुएला में हो रखी है अभी, उसको वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी के लिए इस बोर्ड ऑफ पीस का यूज़ किया जा सकता है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प, प्रेसिडेंट हटने के बाद भी। दूसरे इसके अंदर जो डिसीजंस होंगे वो 2/3 मेजोरिटी से पास होंगे और ट्रम्प के पास वीटो होगा चेयरमैन के पास, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प है। तो चेयरमैन के पास वीटो होगा और चेयरमैन ही नए मेंबर्स को ऐड कर सकता है और उनको निकाल सकता है मेंबरशिप से, उनकी मेंबरशिप हटा सकता है। तो ये चीज़ें सारी पावर ज़्यादा ट्रम्प के पास ही रहेंगी। और इसमें 3 साल का पहले मेंबर स्टेट जो ज्वाइन करेंगे उनको 3 साल का उनका मेंबरशिप होगा, और उनको अगर परमानेंट मेंबर बनना है तो पहले साल के अंदर $1 बिलियन इस बोर्ड ऑफ पीस को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन स्टेट्स को जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के। तो इसलिए इसकी मेंबरशिप फीस अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपीज़ है। तो अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना है इस बोर्ड ऑफ पीस का तो आपको 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद आप परमानेंट मेंबर बन जाओगे, वरना 3 साल तक आपकी मेंबरशिप रहेगी। और इसमें डिसीजन मेकिंग 2/3 मेजोरिटी से ली जाएगी और इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 कंट्रीज होंगे मेंबर, अप्रोक्सीमेटली इतने मेंबर्स होंगे इसके अंदर। तो ये एक पूरा बोर्ड ऑफ पीस का है। अब इसको लेकर जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ये है कि पहली बात तो ये है कि सारी पावर चेयरमैन के हाथ में होंगे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प होंगे। तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट हटने के बाद भी मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेलिवेंट बने रहें, इसलिए उन्होंने ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया और इसका जो चार्टर या फिर उसका जो प्रियम्बल बनाया वो इस तरह से बनाया है। दूसरा ये है कि उनके पास ही सारा वीटो पावर होगा, कौन मेंबर नया इन्विटेशन किसको देना है या किस मेंबर को हटाना है बोर्ड से, वो सारी पावर ट्रम्प साहब के पास ही होंगी, चेयरमैन के पास ही होंगी। और तीसरा परमानेंट मेंबरशिप उन्हीं लोगों की होगी जो कंट्रीब्यूट करेंगे $1 बिलियन। तो ये चीज़ें काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में है और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं लाइक UN, उनका मेन पर्पस होता है ये पीस कीपिंग करना या फिर पीस बिल्डिंग करना। अगर ये बोर्ड ऑफ पीस उसको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ये नहीं बोल रही कि सिर्फ गाजा के लिए बना है, क्योंकि जो UNSC रेजोल्यूशन 2803 था वो तो सिर्फ गाजा के लिए था कि जो 20 पॉइंट पीस प्लान लेके आया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उसको रिकॉग्निशन दी थी दुनिया की कम्युनिटी ने कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करी, क्योंकि उस पर एग्री कर गई थी मेजर पावर्स और साथ में जो पार्टीज हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गाजा में, हमास और इसराइल। तो इन्होंने एग्री किया था, तब जाके इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। लेकिन अब ट्रम्प ने इसका जो होराइजन है, जो फिर उसका
जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी एनलार्ज कर दिया है, और लैंग्वेज में कहीं नहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ गाजा के लिए है। ये आने वाली कोई और फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होगी उसके लिए भी यही एपेक्स बॉडी होगी, उसको रिजोल्व कराने के लिए और वहाँ पर पीस बिल्डिंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएन को कहीं रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप का हमेशा से ही यूएन को लेकर रवैया ठीक नहीं रहा है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी, जब 2017 से लेकर 20 तक ट्रंप साहब पावर में थे, तब भी उन्होंने WTO या WHO जैसी संस्थाओं से या तो विड्रॉ कर लिया या फिर उनको टारगेट किया कि ये यूएस के इंटरेस्ट को फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं। अब जैसे सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्रंप ने कई मेजर यूएन बॉडी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, जिसके अंदर इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC वो भी है। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। बाद में इसकी सिग्नेटरी और मेंबर मोर देन 100 कंट्रीज हैं, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, दिल्ली में ही है, तो इंडिया में ही है। तो ये इकलौती इंटरनेशनल फोरम है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो इससे भी ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया है, लेकिन अब ट्रंप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं पूरे यूएन को, और एक अपने अंडर एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं जिसके चेयरमैन वो खुद हों, जो पूरा पूरा रन करे ग्लोबल मल्टीलेटरल फोरम्स को, और सारा सारा जो ये यूएन की जो पावर है उसको खत्म करके एक पैरेलल अथॉरिटी बनाने की कोशिश है, बोर्ड ऑफ पीस के नाम से। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया है, उसमें जो मेंबर्स रखे गए हैं उनकी भी लेजिटिमेसी काफ़ी सही है नहीं। जैसे उसमें टोनी ब्लेयर को रखा गया है। अब टोनी ब्लेयर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये दो बॉडी बनाएंगे। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो एपिक्स बॉडी होगी, जिसके अंदर सारे हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे मेजर मेजर कंट्रीज के, जिनको इन्विटेशन भेजा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उसके नीचे जो बॉडी होगी वो होगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स होंगे, जैसे उसमें एक टोनी ब्लेयर है। टोनी ब्लेयर पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इराक इन्वेजन जो 2003 में सद्दाम हुसैन को पावर से हटाया था, उस टाइम पे उन्होंने और प्रेसिडेंट बुश ने मिलकर ही इराक को इन्वेड किया था। बाकी कोई मेजर कंट्रीज उस कोलिशन का पार्टनर नहीं थी। तो उसके बाद से ही टोनी ब्लेयर की इमेज अच्छी नहीं है, क्योंकि इराक में जैसे सिविलियंस मारे गए, हजारों लाखों सिविलियंस मारे गए, और वॉर का कोई फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली इंस्टेबिलिटी बढ़ी मिडिल ईस्ट में, और टेररिज्म को स्प्रेड ही करने में हेल्प की इराक वॉर ने, इराकी इन्वेजन ने। उसका और कोई फायदा हुआ नहीं। इसके बाद से टोनी ब्लेयर की मिडिल ईस्ट में कोई अच्छी इमेज है नहीं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर या फिर जनरल पब्लिक के अंदर अच्छी इमेज नहीं है। दूसरा जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद है, वो भी इसके मेंबर है। अब जेरेड कुशनर पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी मेन इन्वॉय थे ट्रंप के मिडिल ईस्ट को लेकर। जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे बहुत सारी कंट्रीज ने, जो पहले इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, उसके मेन आर्किटेक्ट भी यही थे, जेरेड कुशनर। अब जेरेड कुशनर को ये लगता है कि गाजा जो है वो एक वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, वहां पर आप ट्रंप टावर बना सकते हो, वहां पर नए नए रियल स्टेट एजेंट्स को लाकर एक बड़ा मतलब एक रिजोर्ट्स बना सकते हो, कसिनोज बना सकते हो। तो उनके लिए मतलब वो गाजा और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को इतना डीपली समझते नहीं है। उनके लिए बस एक ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी है जिसको वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए फायदे में ले सकते हैं। तो जेरेड कुशनर इसके मेंबर है, जिनकी अच्छी इमेज है नहीं मिडिल ईस्ट में। उसके अलावा टोनी ब्लेयर, जेरेड कुशनर के अलावा स्टीव विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट में एनवॉय हैं ट्रंप के, वो इसके मेंबर हैं, जिनको ना इसराइली पसंद करते हैं। इसराइलियों को लगता है कि वो प्रो पैलेस्टीन या प्रो अरब कंट्रीज हैं, और हमास वालों को लगता है कि वो प्रो इसराइल हैं। तो उनकी इमेज भी दोनों पार्टीज में ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो ऐसे मेंबर्स को नहीं जोड़ा गया जिनकी इमेज ज़्यादा अच्छी हो, जो दोनों पार्टीज को साथ में बिठा के टेबल पे नेगोशिएट करा सकें और इस पीस प्लान को आगे बढ़ा सकें। तो ये ऐसे मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रख रखे हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी यही लोग हैं, टोनी ब्लेयर हो गया, स्टीव विटकॉफ हो गया, जेरेड कुशनर हो गया। उसके अलावा टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकाम फिदान, वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। अब फिदान पहले इंटेलिजेंस चीफ रहे हुए हैं टर्की में, और इसराइल ये बोलता है कि हमास को जो फंडिंग है या हमास को जो वेपन प्रोवाइड कराने में फिदान का एक मेजर रोल रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर अक्टूबर 7 अटैक हुआ। तो फिदान की इमेज अच्छी नहीं है इसराइली सर्कल्स के अंदर, और इसराइली पसंद नहीं करते टर्किश को। तो वो नहीं चाहते कि टर्किश लोग इन्वॉल्व हों इस पीस प्लान के अंदर। उसके अलावा कतारी डिप्लोमेट अल थवाडी को भी इसके अंदर रखा गया है, क्योंकि कतारियों के ऊपर हमेशा इल्जाम लगता है कि उन्होंने हमास को फंडिंग किया है और हमास को प्रोप अप करने में उनका मेन रोल रहा है। तो इसराइली कतारी और टर्किश इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं चाहते इसके अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इस बोर्ड के साथ, बोर्ड ऑफ पीस के साथ, और इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड और काउंसिल बनाई गई हैं, जो इन तीन कामों को करेंगी कि हमास का डिसआर्मामेंट, जो कि हमास कभी एग्री नहीं करेगा। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन, जो अभी क्लियर नहीं है कि कौन इन्वेस्ट करेगा उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इतना मास लेवल पे किलिंग और इतना मास लेवल पे
डिस्ट्रक्शन हुई है सिविलियंस प्रॉपर्टी की कि अब वो फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड चाहिए। अब वो कौन सी कंट्री इसमें इन्वेस्ट करेंगी, वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तो ये काफ़ी मुश्किल है। और तीसरा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो पीस कीपिंग का काम करेगी, उसके कौन कौन से कंट्री मेंबर होंगे और कौन कौन कंट्री उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, अभी उसको लेकर क्लैरिटी कोई है नहीं है। तो ये अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात रहेगी कि क्या आगे कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन आज के दिन जो बोर्ड ऑफ पीस है उसको लेकर कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज भी अभी इसको लेकर क्लियर नहीं है कि वो इसके मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे। उसके अलावा ट्रंप को जो लाइफ टाइम इसका चेयरमैन बनाने की बात है, उसको लेकर भी कंट्रियों में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है कि अब इसमें हम मेंबर रहे ना रहे, वो भी एक कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, जितने भी मेजर कंट्रीज हैं उनके अंदर। और इसराइल और हमास के अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पाई है कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करें। और जैसे मेंबर्स डाले हैं कतार, टर्की जैसे कंट्रीज, उनसे इसराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इसराइल ही इस बोर्ड ऑफ पीस को मुझे लग रहा है इसकी समाधि बना देगा, क्योंकि इसराइल को जब कोई आइडिया पसंद नहीं आता तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ने ही नहीं देता किसी भी कीमत पे। और नेतन्याहू तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि नेतन्याहू का सर्वाइवल ही पूरा पूरा प्राइम मिनिस्टर जी का इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि गाजा वॉर चलती रहे, उनका सर्वाइवल बना रहे। तो बोर्ड ऑफ पीस ये दिखने में तो आइडिया अच्छा है, लेकिन अब वो कितना सक्सेसफुल रहेगा वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। और जैसे ये कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक अल्टरनेटिव फोरम बनाने की यूएन के पैरेलल में, वो सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम ही ज़्यादा वाइबल ऑप्शन है आगे चलने के लिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी कमीज है, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। G5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको 5 को उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, और भी मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पूरे जो बॉडी को पिछले जो 70 साल से काम कर रही है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक, उसको पूरा डिसमेंटल कर दो। और ट्रंप ये जो बोर्ड ऑफ पीस लेके आए और इनका जो चार्टर लेके आए, उसको ये दिख रहा है कि उसके पैरेलल में बॉडी बनाने की पूरी क्लियर कट कोशिश हो रही है। अब इंडिया को इसको लेकर क्या स्टैंड लेना चाहिए? इंडिया का स्टैंड बड़ा ही क्लियर होना चाहिए कि इंडिया को बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन एक तो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए जो $1 बिलियन की बात हो रही है, क्योंकि अगर इंडिया पहले ही दोनों पार्टीज के काफ़ी करीब रहा है, इंडिया की इसराइल के साथ भी डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और इंडिया हमेशा ही 2 स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में रहा है। तो इंडिया ने हमेशा ही गाजा और इसराइल, जो पैलेस्टीन और इसराइल वॉर चली उसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन को हमेशा ही सपोर्ट किया है। तो इंडिया के दोनों कंट्री साथ अच्छे रिश्ते हैं। और अभी जो हमास और गाजा में जो वॉर चली हुई उस टाइम पे भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की थी गाजा टेरिटरी के अंदर, वो कंटिन्यू करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्सनल आदमी का एम्बिशन है, उसका प्रोग्राम है, ना कि ये मल्टीलैटरल फोरम का कोई इनिशिएटिव है जिसको इंडिया कंट्रीब्यूट करे। तो एक आदमी की विम्स और फैंसीज को खुश करने के लिए जो ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, किंग ट्रंप को खुश करने के लिए, उसको हमारे को उस चीज़ के लिए हमारे को ये पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए इस बोर्ड ऑफ पीस में। क्योंकि अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो सारी पावर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही रहेगी कि उस पैसे को वो कैसे यूटिलाइज करें, जो कि इंडिया को कतई नहीं करना चाहिए। और इंडिया को मेंबर बन जाए जो बोर्ड ऑफ पीस का, क्योंकि अगर आगे बाकी कंट्रीज एग्री कर रहे हैं तो इंडिया को इसमें मेंबर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया को एक तो इसमें पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है इसको अल्टरनेटिव फोरम, पैरेलल फोरम बनाने की, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन को रिप्लेस करने की, उसको इंडिया को कतई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया के लिए इंडिया के इंटरेस्ट में है कि मल्टीलैटरल फोरम्स लाइक यूएन कंटिन्यू वर्क करते रहें, चाहे इंडिया उसका परमानेंट मेंबर हो ना हो इस सिक्योरिटी काउंसिल का, फिर भी इंडिया के लिए ये फेवरेबल बॉडीज़ हैं। ना कि ट्रंप, एक प्रेसिडेंट ट्रंप, किंग ट्रंप की बॉडी बनाई हुई जिसमें ये क्लियर नहीं है कि पैसा कैसे यूज़ होगा और किसको मेंबर रखना है, किसको निकालना है, जिसमें सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में हो। तो ऐसी बॉडी के इंडिया के कतई फेवर में नहीं हो सकती है। तो इंडिया को इसमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। पर मेरा यही मानना है बोर्ड ऑफ पीस का जो प्रपोजल है उसको थोड़ा सोचना चाहिए उसके बारे में, और बाकी कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स देखना चाहिए। अगर बाकी कंट्रीज़ भी इसको ज्वाइन कर रही हैं तो इंडिया को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन इंडिया को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए $1 बिलियन जो परमानेंट मेंबरशिप की फीस है, वो कतई नहीं देनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू।